शिप्रा एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। वह चाहती थी कि उसकी शादी ऐसे घर में हो जहां वो अपने सास ससुर देवरानी जेठानी नंद के साथ मिलजुल कर रहे। और उसने जैसा चाहा उसको वैसा मिल भी गया। अब शिप्रा की शादी रवि के साथ एक बड़े से परिवार में हो गई। अब शादी की खुशी में और बड़े परिवार में जाने की खुशी मन में दबाए शिप्रा घर के अंदर आ गई। अब उसकी ससुराल में उसके सास ससुर के अलावा उसके एक जेठ जेठानी और एक ननंद नंदोई भी थे। फिर शादी के कुछ दिनों बाद देखो बच्चों, आज से आपको नाश्ते में पिज्जा बर्गर पास्ता जो भी खाना हो आप चाची को बता देना। चाची झटपट तैयार कर देंगी। आज से चाची आप लोगों की बेस्ट फ्रेंड हैं। अरे चाची, आपके हाथों में तो जादू है, जादू। आप जो भी खाना बनाती हो मैं तो बस उंगलियां चाटता रह जाता हूँ। आप ऐसा करना, शाम को हमारे लिए पिज्जा बना देना। अच्छा ठीक है पिंटू, अच्छा बना दूंगी। अरे शिप्रा, ये क्या लगा रखा है? ऐसी कौन सी गुत्ती चटा दी है पिंटू और गुड़िया को कि दिन भर बस चाची चाची किया करते हैं। अरे नहीं भाभी, ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं किया, बस बच्चे हैं इसलिए थोड़ा लाड प्यार कर लेती हूँ। अब दोनों देवरानी जेठानी आपस में बात कर ही रही होती हैं कि सास शांति वहां पर आ जाती। अरे शिप्रा बहू, इस बार तुम्हारी पहली तीज है ना, तो मायके में बात कर लिया है ना। भाई हमारे यहाँ तो पहली तीज मायके से ही आती है। हाँ मम्मी जी, मम्मी का फोन आया था, उन्होंने कहा है 1-2 दिन में सारा सामान भिजवा देंगे। चलो ठीक है बहू, वरना इस बड़ी बहू रागिनी के मायके से तो पहली तीज ही रो रो कर आई थी, तब से तो मैंने उम्मीद लगाना ही छोड़ दिया है। अब सास शांति इतना कहकर वहां से चली जाती है। अब शिप्रा देखती है कि जेठानी रागिनी की आंखों में आंसू भर आए। दरअसल रागिनी के माँ बाप थे नहीं। भैया भाभी कभी कोई सामान भिजवाते तो कभी भूल जाते थे, जिसकी वजह से रागिनी को ससुराल में बहुत ताने मिलते थे। फिर 2 दिन बाद, ये लीजिए बहन जी, ये आपकी साड़ी है और ये भाई साहब का जोड़ा, बाकी सब खाने पीने का सामान है। अच्छा जरा शिप्रा को बुला दीजिए, उसने कुछ सामान मंगवाया था तो मैं उसको दे दूं। अब समधन शांति हंसते हुए शिप्रा को बुलाती। अरे शिप्रा बेटा, आओ जरा यहाँ देखो, तुम्हारी मम्मी बुला रही हैं। अरे चाय नाश्ता बड़ी बहू देख लेगी बेटा, तुम आ जाओ यहाँ। जी माँ जी, आ रही हूँ। ये ले बेटा, ये पैकेट बन जो तूने मंगवाया था। अब शिप्रा पैकेट बंद का थैला लेकर जाती है और जेठानी को पकड़ा देती है। दीदी, ये लीजिए तीज का गिफ्ट मेरी तरफ से। इसमें है हरी साड़ी, हरी चूड़ियाँ और ज्वेलरी। आप पहन लेना, एक छोटी बहन की भेंट समझकर स्वीकार कर लेना। शिप्रा, आज के बाद ये गलती मत करना। तुम क्या सोचती हो, मैं अपने लिए एक साड़ी नहीं खरीद सकती और तुम अपने मायके से हमारे लिए साड़ी मंगवाकर साबित क्या करना चाहती हो? महान बनने का कुछ ज्यादा ही शौक चढ़ा है तुम्हें, या अपनी मायके की अमेरी का ढिंडोरा पीटना चाहती हो? बड़ी आई है। अच्छा, अब समझ में आया। माँ जी की नजरों में नंबर बढ़वाने का तरीका है ये, ताकि माँ जी समझे कि तुम बहुत महान हो, है ना? भाभी आप ऐसा क्यों सोचती हो? मैंने तो ये सोचकर आपके लिए अपने जैसी साड़ी मंगवाई कि सोचा था दोनों एक जैसी साड़ी पहनकर तीज की पूजा करेंगे। हाँ, जिससे सबको पता चले कि तुम कितनी अच्छी हो। बेचारी अनाथ जेठानी को तुम अपनी जैसी साड़ी अलग कर देती हो। देखो शिप्रा, ये सब पैंतरेबाजी मेरे साथ नहीं चलेगी। तुम्हारी जैसी औरतों को मीठा बोल बोल कर अपना काम निकलवाना मैं अच्छे से जानती हूँ। अब इतना बोलकर रागिनी शिप्रा की दी हुई साड़ी को उसके हाथ में थमा कर वहां से चली जाती है और शिप्रा आंसू भरी आंखों से बस खड़ी खड़ी देखा करती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन रागिनी अपने बच्चों को डांट रही थी। तुम दोनों को बस खाने की फरमाइश ही करना है। कभी पास्ता खाना है, कभी मैगी, कभी पिज्जा, कभी बर्गर। पढ़ने लिखने में तो तुम दोनों बिल्कुल जीरो हो गए हो। जब से ये शिप्रा आई है, तुम दोनों को सर पे चढ़ा के रखा है। हाँ, वो तो चाहती होगी कि तुम दोनों बिगड़ जाओ
खुद के बच्चे होते तो देखती कितना लाड करती है। मम्मा आप ऐसे क्यों बोल रही हो? शिप्रा चाची तो हमें आपसे ज्यादा प्यार करती हैं। और आप ऐसा क्यों सोचती हो कि हम पढ़ते नहीं? शाम को जब आप सब्जी लेने जाती हो तो शिप्रा चाची ही हमें पढ़ाती हैं। इसी तरह की तो खैर नहीं। ना जाने मेरे बच्चों पर कौन सा मंत्र मारा है इसने कि आज मेरे बच्चे मुझसे ही जबान लड़ा रहे हैं। अब रागिनी गुस्से में बड़बड़ाती हुई शिप्रा के पास जाती है। अगर माँ बनने का इतना ही शौक है तो अपने बच्चे क्यों नहीं पैदा कर लेती तुम? मेरे बच्चों के पीछे क्यों पड़ी हो? एक बात कान खोल कर सुन लो तुम, मेरे बच्चों से दूर ही रहना। ना जाने कौन सा मंत्र मार दिया है कि बच्चे बस हर बात में चाची 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 ही करते रहते हैं, जैसे कि मैंने आज तक इनके लिए कुछ किया ही नहीं। और जब मैं घर में नहीं होती हूँ उसी समय बच्चों के पढ़ाने का क्या मतलब है? तुम बच्चों के मन में यही भरना चाहती हो ना कि उनकी माँ को उनकी फिक्र ही नहीं है, चाची ही बच्चों का ध्यान रखती है, माँ तो लापरवाह है ना? भाभी, मैंने बच्चों को कभी गलत बात नहीं सिखाई कि मुझे अपनी माँ कहो। खैर बच्चे आपके हैं, अगर आपको बुरा लगता है तो आज से मैं बच्चों से दूर ही रहूंगी। फिर अगले दिन शिप्रा मंदिर में घंटी बजाकर पूजा कर रही थी कि तभी उसके साथ शांति वहां आती है। अरे बेटा, अभी तो सुबह के 5 बज रहे हैं, तू इतनी जोर जोर से घंटी बजाकर आरती कर रही है। अरे अभी इतनी सुबह तो भगवान भी नहीं उठे होंगे। ऐसी भी क्या जल्दी थी कि इतनी जल्दी उठकर तो मंदिर में भगवान की नींद डिस्टर्ब कर रही है? ओ माँ जी, मैंने ये सोचा कि जल्दी उठकर काम निपटा लूंगी, और वैसे भी बहू को तो जल्दी उठना चाहिए ना। देख बेटा, मुझे अपनी नींद से बहुत प्यार है, तो आइंदा से मेरी नींद खराब करने की कोशिश मत करना, और तुझे ज्यादा आदर्श बहू बनकर दिखाने की भी कोई जरूरत नहीं। बेचारी शिप्रा खड़ी खड़ी ठगी सी बनी देख रही थी। वो जितना अच्छा बनने की कोशिश करती उतना ही उसके लिए मुसीबत बन जाती। फिर अगले दिन उसकी ननद कविता अपने पति राजीव के साथ मायके आती है। अब शिप्रा खड़ी खड़ी उसका अभिवादन करती है। अरे आइए आइए दीदी, बहुत दिन बाद आना हुआ। हाँ भाभी, चिंता मत करो, अब मैं आ गई हूँ ना, तो जल्दी जाने वाली नहीं हूँ। मतलब डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट बताया है, तो आपके पास रेस्ट करने ही आई हूँ। माँ बता रही थी आपको बहुत शौक है दूसरों का काम करने का, तो अब ना ननद की बढ़िया सेवा कर लेना, अच्छा मौका है। क्यों नहीं दीदी, आपका भी तो घर है, पूरे अधिकार से रहो आप। अब ननद कविता के आने के बाद घर का काम भी बढ़ गया था। अब शिप्रा सारा दिन खाना बनाने में लगी रहती और किचन के काम में ही जुटी रहती, और ननद कविता की दिल से सेवा भी करती। ये क्या नया चलन चला रही हो घर में है? और ये हर समय घूंघट में लिपटी हुई घर में क्या साबित करना चाहती है? और ये जो सर पे घूंघट रख के तुम आदर्श बहू बनने की कोशिश कर रही हो ना, इससे कोई खुश नहीं होने वाला। उल्टा तुम्हारे चक्कर में मुझे 4 बातें सुनने को जरूर मिल जाती है। यार देखो, कविता के आगे पीछे घूमती रहती हो। आज तुम सर पे चढ़ाओगी तो कल को झेलना तो मुझे ही पड़ेगा ना, क्योंकि तुम्हें अच्छाई की बीमारी जो है, जरूर तुम्हें कोई अच्छाई का कीड़ा काट कर गया है, जो इतना जलील होने के बाद भी तुम नहीं सुधर। अब शिप्रा बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसलिए जिठानी की बातों का जवाब दिए बगैर ही वो अपने कमरे में आ जाती है। कविता के मायके आने की खबर सुनकर कविता की सहेलियां उससे मिलने आती हैं। अरे ये पकौड़ियाँ खाकर देखो, मेरा तो जी ही नहीं भर रहा। सही बात, ऐसा स्वाद तो मैंने पकौड़ियों का कहीं खाया ही नहीं। तभी शिप्रा वहां आ जाती है। अरे ये नारियल के लड्डू खाकर देखिए ना, मैंने आज सुबह ही बनाए हैं। अरे बहू, तू कहाँ गई थी और इतना सारा सामान कहाँ से लेकर आई? अरे माँ जी, मैं बाजार गई थी, मैं बर्तन ले आई, अब सारे काम आसानी से और जल्दी हो जाएंगे। सुंदर है ना बर्तन? अरे ये क्या कर दिया बहू, तूने तो बेड़ा गर्क कर दिया। अब ना जाने मेरे इस घर का क्या होगा। अरे ऐसे तो हम लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, सड़क पर आ जाएंगे। अब तक जो इस घर में नहीं हुआ तूने वो कर दिया। न जाने क्या होगा मेरे इस घर का हाल। अरे क्या हो गया मम्मी, आप ऐसे क्यों चिल्ला रही हैं? अरे मैंने तो कुछ भी नहीं किया, न जाने मम्मी जी ऐसे क्यों चिल्ला रही है। अरे कुछ नहीं किया,
हे भगवान, देखो तो कैसे कह रही है कुछ भी नहीं किया। एक तो ये बर्तन लेके आई है, ऊपर से कह रही है कुछ भी नहीं किया। हे भगवान, अब इससे भी ज्यादा कोई अनर्थ बाकी है क्या? अरे तो ऐसा क्या हो गया? अरे ऐसा क्या कर दिया मैंने जो आप ऐसा कह रही हो? अरे बर्तन लेने में क्या अनर्थ कर दिया? लो कर लो बात, कहती है कुछ भी नहीं किया। अब इस घर को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। अरे मम्मी, अब शांत भी हो जाओ। अरे वो हमारे परिवार में नई है ना, तो उसे क्या पता क्या होता है हमारे यहाँ। मैं समझाता हूँ उसे। अरे देखो गौरी, वो क्या है ना, पहले हमारे परिवार में बहुत दिक्कतें थी। कोई ना कोई घर में बीमार रहता था, सारी दिक्कतें रहती थी। तो किसी पंडित जी ने मम्मी को बताया था कि अगर हमारे घर में 4 बर्तन रहेंगे तो सुख समृद्धि रहेगी, और अगर 5वां बर्तन आया तो फिर से वही सब होगा। इसीलिए माँ आज तक 4 बर्तनों का इस्तेमाल करती हुई आई। इसीलिए आज तक हमारे घर में सब कुछ ठीक है। ओह, मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता था, नहीं तो मैं ऐसा ना करती। ये बर्तन वापस करके आ अभी के अभी, बिना एक भी मिनट गवाए। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी वापस करके आती हूँ। अब गौरी बर्तन लेके झटपट बाहर आ जाती है और मन ही मन सोचने लगती है। मम्मी जी का अंधविश्वास तो चरम पर है, मुझे कुछ करना होगा। इससे ज्यादा अंधविश्वास मैं नहीं झेल पाऊंगी। सासू माँ के सिर से ये अंधविश्वास का भूत तो उतारना ही होगा। अब गौरी अपनी परेशानी को समझ चुकी थी। वो था उसकी सासू माँ का अंधविश्वास। अब उसको तो इसका हल निकालना ही था। आज तो माँ जी को कुछ देर तक भूखा रखना पड़ेगा, तभी इनको बर्तनों की कीमत समझ में आएगी। अब गौरी अपनी सासू माँ को एक टॉफी के नाम पर एक गोली खिला देती है, जिसको खाने के बाद उसका पेट खराब हो जाता है। हे राम, रात से न जाने मेरे पेट में क्या हो गया है। बहू, मेरे लिए मूंग की खिचड़ी बना देना, मैं कुछ और नहीं खा पाऊंगी। ठीक है माँ जी, पहले मैं इनके लिए और ससुर जी के लिए खाना बना दूं, वो लोग अपना अपना खाना खा लेंगे, तो मैं खिचड़ी बना दूंगी। अब क्या कर सकते हैं, घर में बर्तन भी तो 4 हैं, तो इंतजार तो करना पड़ेगा, है ना माँ जी? अरे हाय, मैं इतनी देर तक भूखी रहूं? अरे पेट तो ऐसे ही खराब है, और टाइम से खाना नहीं खाया तो चक्कर आने लगेंगे। माँ जी, तो आप उन लोगों से बोल दीजिए बाहर खा लें, तो मैं आपके लिए जल्दी से खिचड़ी बना दूं, और या फिर आपको तो पड़ोस से एक पतीला लाकर आपके लिए खिचड़ी बना दूं। अब मैं क्या करूं ये आप ही बताइए माँ जी। अब आप जैसा कहोगी माँ जी, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। अरे नहीं 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 नहीं, मैं भूख बर्दाश्त कर लूंगी। तो पहले इन लोगों के लिए खाना बना दे, बाद में खिचड़ी बना देना। अब गौरी जानबूझकर देर लगाती है ताकि उसकी सास भूख से परेशान हो जाए, लेकिन वो तब तक भूखी बैठी रहती है। देखो तो सासू माँ अंधविश्वास के चलते तब से भूखी बैठी है, लेकिन ऐसे मस नहीं हुई। अब मुझे कुछ बड़ा करना पड़ेगा। फिर अगले दिन सुबह गौरी माता रानी की पूजा रखती है और वह प्रसाद भूल जाने के बहाने उठती है और मेन स्विच ऑफ कर देती है। हे भगवान, ये तो अब शगुन हो गया। माता जी की पूजा भी नहीं पूरी हुई और लाइट चली गई। अब जब तक लाइट नहीं आएगी, जब तक माता रानी का भोग नहीं लगेगा, और जब तक भोग नहीं लगेगा तब तक रसोई में कुछ बनेगा नहीं। अरे देखो रे भाई, देखो, देखा मेरा कमाल, आखिर बहू आ ही गई लाइन पर। जी मम्मी, ये सब सिर्फ आप ही कर सकती हो। माँ जी, मैं सीख नहीं रही हूँ, सिखा रही हूँ। अब आगे आगे देखो होता है क्या। अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। अब आगे आगे देखते जाओ क्या क्या होता है। सब लोग 1 घंटा बैठे बैठे इंतजार करते हैं, लेकिन लाइट नहीं आती। और भला आती भी कहाँ से, क्योंकि गौरी ने जो खुद मेन स्विच बंद किया था। मम्मी, मैं काम पे जा रहा हूँ, पता नहीं लाइट कब आएगी। हाँ शांति, मैं भी जा रहा हूँ। अरे 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 मत जाओ, अब सुकून है। अरे इस अपशकुन के चक्कर में हम सारा दिन यहाँ बैठ तो नहीं सकते ना। अब दोनों बाप बेटे काम पर चले जाते हैं और दोनों सास बहू वहीं बैठी रहती हैं। सारा दिन गुजर जाता है मगर लाइट नहीं आती। आखिर थक हार कर शांति कहती है, चल छोड़ बहू, लाइट तो अब आने से नहीं। ऐसा कर, तुम माता रानी को भोग लगा दे और खाना बना ले, बहुत जोर से भूख लगी है। अरे नहीं नहीं माँ जी,
मैं अपने घर पे कोई भी आंच नहीं आने दे सकती। पूजा के वक्त लाइट गई है, ये तो बहुत बड़ा अपशकुन है माँ जी। माँ जी, अब जब तक लाइट नहीं आ जाती तब तक मैं किचन में जाने वाली नहीं हूँ। हाँ, बात तो तू बिल्कुल सही कह रही है बहू। अब सारा दिन गुजर जाता है, शाम हो जाती है और दोनों बाप बेटे काम से वापस आ जाते हैं। लेकिन घर में कोई काम नहीं हुआ था क्योंकि गौरी कोई काम कर ही नहीं रही थी। अब गौरी के सास ससुर के बीच में तू तू मैं होने लग जाती है और झगड़ा शुरू हो जाता है कि तभी गौरी कहती है, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मैंने तो अब शकुन के बाद कुछ भी नहीं किया, तो फिर मेरे घर में झगड़ा क्यों हो रहा है? अरे लाइट जाना कोई अपशकुन होता है क्या, जब से पकड़ी बैठी हो? अरे ऐसा मैं नहीं कह रही, ये तो माँ जी का कहना है। अरे राजू, तुम्हारी माँ तो पूरा अंधविश्वासी है। उसके जैसे दुनिया में कोई दूसरा देखा है क्या? अरे अब आप भी मुझे ही कहेंगे? अरे मैंने तो इस घर की हमेशा भलाई चाहिए। जैसा पंडित जी ने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। माँ जी, हमें लग रहा है